हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मॉडल सेट 3 क्लास 10th की जो फर्स्ट टर्म आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। 21-22 का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टर्म में, जो जनवरी में आप लोगों का होने वाला एग्ज़ाम, उससे लेकर मैंने आज मॉडल सेट 3 तैयार किया है और आज मैं आप लोगों के सामने रखा है। आपको मालूम हो कि आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स के होंगे इस एग्ज़ाम में, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होंगे, और टोटल क्वेश्चन भी 40 होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे 40, टोटल क्वेश्चन भी 40 होंगे। हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्क नहीं होंगे। यानी अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आपका टाइम जो 1.5 घंटे की दिया गया मिनट देते हैं ना, तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको टाइम की टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको मालूम होगा, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपको दो नियम परावर्तन का आधा होगा, उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो 60 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही। दूसरा है, मनुष्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। यानी देखते होंगे आप जब सॉल्व करते होंगे ग्राफ, तो उसमें देखते होंगे जब जब कोई प्रकाश टकराता है मुख्य अक्ष के समांतर, जब पृष्ठ टकराता है, उसके बाद टकराने के बाद वो जो गुजरता है वो फोकस से होकर गुजरता है, यानी एफ से होकर गुजरता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तीसरा है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको मालूम है वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है, तो 54 का आधा कर दीजिए, मतलब 54/2 यानी 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण आप ग्राफ बना रहे होंगे अवतल दर्पण का, जिसमें उसमें आपको मालूम होगा जब आप वक्रता केंद्र पर रखे होंगे, यानी सी पे सेंटर पे रखे होंगे, तब जो है उसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी आकार का उल्टा प्रतिबिंब बना होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का गाड़ी के फर्स्ट दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अन्य ऑप्शन भी सही हो जाएगा। छठा है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपने रास्ता से भटक जाती है। ठीक है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा गुजरने लगती है, उस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सातवां है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल मतलब स्पीड, प्रकाश की जो स्पीड होगी वो तो वायु में होगी। जैसे आप लाइट लीजिए, लाइट को एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, बर्फ का टुकड़ा में मार के देखिए, लाइट इधर से उधर बहुत कम ही गुजरेगा। ठीक है, केरोसिन एक बोतल केरोसिन तेल लीजिए और केरोसिन तेल में मार के देखिए, केरोसिन तेल में लाइट मारिए, देखिएगा लाइट थोड़ा कम ही इधर से उधर आर पार होगा। और एक हीरा लीजिए, हीरा में भी मारिएगा तो लाइट बहुत कम पार इधर से उधर होगा, वो तो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और वायु में जैसे आप देखते होंगे टॉर्च जलाते हैं तो कितना फोकस देता है, यानी हवा में देता है, यानी हवा जो है वो लाइट की स्पीड को बढ़ाता है, तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। आठवां है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। जब अब आप उत्तल लेंस का ग्राफ बना रहे होंगे तब आप देखे होंगे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र यानी ओ सेंटर और एफ के बीच जब रखे होंगे आप किसी वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब बना होगा वो सीधा और आवर्धित बना होगा, यानी सीधा और बड़ा बना होगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नौवां, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। सी 10वां है, 10 सेंटीमीटर एक उच्चा किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उस लेंस का उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस ना, एक लेंस है, कौन लेंस है मालूम नहीं, पर एक लेंस है
लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर है, यानी एच जो दिया है, वस्तु की हाइट जो दिया हुआ है वो दिया है एच बराबर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। और उत्पन्न आवर्धन मतलब एम निकालने बोल रहा है। आपको मालूम होगा एम बराबर होता है वी बाई यू, और एक और होता है एच डैश बाई एच, इसी के एम बराबर ही होता है एच डैश बाई एच, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो एच डैश बाई एच लगेगा, एम बराबर एच डैश बाई एच डैश बाई एच, ठीक है। तो एच डैश कितना है, एच डैश 3 गुना है तो 3 हो जाएगा, और एच हाइट कितना है 10 है, हाइट कितना है 10 है, तो नहीं एच डैश बाई एच होता है तो 3 गुना बड़ा है, तो 10 सेंटीमीटर है, अन्य वस्तु से 10 सेंटीमीटर है, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना 10 हो जाएगा ये, यानी 30 हो जाएगा, 30/10, यानी इसको काटिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी जो आंसर होगा सब 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना बड़ा बनता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा एम बराबर एच डैश बाई एच होता है, तो एच डैश यहाँ 3 गुना है, यानी 10 सेंटीमीटर, तो 300 गुना करिए 30 हो जाएगा, 30/10, ठीक है। 11 नंबर की क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र के दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का इमेज बनता है, ठीक है। 12 नंबर की क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस की उपयुक्त क्षमता वाला अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है, तब उस व्यक्ति की निकट दृष्टि दोष दूर हो जाती है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस परफेक्ट है, बी सही हो जाएगा। 13 नंबर की क्वेश्चन, सामान्य नेत्र पर दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र, किसी भी नेत्र की दूर बिंदु अनंत होती है, आँख कहाँ तक देख सकती है आपको भी नहीं मालूम होगा। 14 नंबर की क्वेश्चन, आँख तो देख रहे होंगे, सूर्य भी देख लेता है, तारा भी देख लेता है, तो उसकी दूरी भी मालूम नहीं, दूरी मालूम है पर उससे भी आगे देख सकती है। 15 नंबर है, चिप्स के पैकेट में विपरीत गंधीयता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो चिप्स के थैले में विपरीत गंधीयता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, पर नाइट्रोजन को भरा जाता है, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। 16 नंबर की क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ता है यानी संयोजन अभिक्रिया। 17 दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसमें देखिए कार्बन का उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दिए गए 18 दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है। तो संतुलित यानी बैलेंस, कौन सा समीकरण बैलेंस है। तो देख लीजिए ऑप्शन ये बैलेंस है, बाकी तीनों इसमें बैलेंस नहीं है, देख लीजिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण यानी लोहा का चूर्ण यानी Fe, यानी लोहा लेते हैं, उस पर हम अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं यानी HCl डालते हैं यानी Fe पर, ठीक है, समीकरण बनेगा इस तरह से, Fe पे अगर HCl डालते हैं हम HCl, तो ये जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2 गैस बाहर आएगा, ठीक है, FeCl2 बनेगा, H2 गैस बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देते हैं, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, Fe है Cl 2 है, H2 2 है, ठीक है। यानी यहाँ जो दिया हुआ है लोह चूर्ण यहाँ Fe है और तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl, दोनों को एक साथ प्रक्रिया करते हैं तो FeCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है, FeCl2 को बोलते हैं आयरन क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन ये देख लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। 20 नंबर की क्वेश्चन जो है वह दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो लिटमस जो रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, देखते होंगे आप कि अम्ल जो है नीले लटमस को लाल कर देता है और क्षारक जो लाल को नीला कर देता है, यानी रंगीय सूचक रंग को चेंज कर रहा है, तो लिटमस जो रंगीय सूचक की तरह कार्य करता है। 21 नंबर है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रायः
डॉक्टर के द्वारा उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो जिसकी फार्मूला होती है CS4 ½ ठीक है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। देखिए 22 में दे दिया है क्वेश्चन भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछ दिया है, तो ऑप्शन सी जो किसका है वही इसमें भी सी होगा, CS4 × ½ ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ठीक है, ऐसे दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, तो देखिए ये तो सिंपल है, इसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है, जुड़ रही है, संयोजन हो रही है। ठीक है, 24 नंबर से खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, और 25 तक कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो छूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, तो कोई भी अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करते हैं, ऐसे अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने को पत्थर को दूधिया कर देता है, इस विलयन को में क्या होगा, इस विलयन HCl होगा तब तो दूधिया करता है। 26 नंबर की क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या है, नीले को लाल कर देता है। ठीक है, जब नीले को लाल कर देता है तो यानी अम्ल होगा, और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन पाचन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अमीबा जो है किस अंग से अपने भोजन को पाचन करता है, तो एक खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन की पाचन क्रिया करता है। ठीक है, और इसमें अगर पूछता है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन प्राप्त करता है, तो ऑप्शन कुटपाद हो जाता है। ठीक है, तो भोजन प्राप्त करना और पचाना अलग बात है, प्राप्त करता है कुटपाद से और पचाता है खाद्य रिक्तिका से, तो ये ध्यान रखिएगा आप। मॉडल सेट 1 में प्राप्त किससे करता है वो क्वेश्चन है, और मॉडल सेट 3 में है पचाता किससे, मानी ये क्वेश्चन अमीबा पे इम्पोर्टेंट है। 28 नंबर की क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो पाचन क्रिया में पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन की क्रिया करता है। 29 है, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है, समभोजी पोषण अमीबा में होती है। 30 नंबर की क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 31 है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम से क्षारीय करता है, तो पीत जो है भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, क्षारीय लिखा गया, क्षारीय करता है पीत। 32 है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, उत्सर्जन तंत्र यानी वृकाणु उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन से सही हो जाएगा। 33 है, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प जब उत्पन्न होता है उसके द्वारा या भोजन का संवहन नहीं करता, पौधों में भोजन का संवहन नहीं होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, बाकी सबका ये सब तीनों कार्य होते हैं। 34 नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है, एक लिंगी यानी जिसमें एक लिंग होता है, पपीता एक लिंगी पौधा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 से दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, कौन जीव कौन से जनन करता है, तो देखिए मुकुल है, तो मुकुलन जनन करता है मुकुलन विधि द्वारा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 36 लड़कों में यौन अवस्था में लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो लड़कों में करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है लड़कों में यौन अवस्था में लक्षणों का नियंत्रण करता है, और लड़कियों में एस्ट्रोजन करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 37 निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, तो मानव जनन तंत्र का भाग गर्भाशय जो मानव जनन तंत्र का भाग है। 38 है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, देखिए भूतापीय ऊर्जा ये भी सूर्य पे डिपेंड है, पवन ऊर्जा भी सूर्य पे डिपेंड है, जैव मात्रा भी सूर्य पे डिपेंड है, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये डिपेंड नहीं, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा को हम अपने से क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय यानी जो अभी फिलहाल जिस ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिस ऊर्जा को यूज करने के लिए ज़्यादा जोर दिए जा रहे हैं, वो है डी सौर ऊर्जा, बाकी कोयला CNG पेट्रोल ये सब तो समापय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये सब तो सीमित मात्रा में है, नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा है जिसको अभी बढ़ावा देना चाहिए और दे रहे हैं। 40 नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है,
तो जैव मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा को हम अब खुद से क्रिएट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब जैव मात्रा का उदाहरण है, क्योंकि ये सब जीव जंतु के मरने दबने से बना है, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा को हम क्रिएट करते हैं, इसलिए जैव मात्रा ऊर्जा नहीं होगा। इसलिए ओके बाय। आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं, सारा क्वेश्चन एक ध्यान से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर एक भी क्वेश्चन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और इस तरह की सभी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा और उत्सुक होता हूँ। बाकी आपसे कुछ नहीं कहना। ओके बाय।